अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। टीवी पर आप लोगों से ताल्लुक़ गुज़िश्ता 15 साल से ज़ायद अरसे से है और अब ऑन कैमरा कैपिटल टीवी पर मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा पहला मौजू है कराची में होने वाली बारिशें और तबाहकारियाँ। नाज़रीन, कमोबेश हर साल हम अपनी टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर इन बारिशों से होने वाली तबाहकारियों के बारे देखते और रिपोर्ट करते हैं। एक बार फिर मुल्क में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशें होने से जो तबाहकारियाँ हैं उससे मुतासरीन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। शहर कायद पर नज़र दौड़ाएँ तो कहीं अंडरपास पानी से भरे नज़र आ रहे हैं तो कहीं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन खुद पुलिस एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़, पुलिस वालों का तहफ़्फ़ुज़ लोग करते नज़र आ रहे हैं। इंसानों, जानवरों और गाड़ियों के बाद कंटेनर्स भी बरसाती पानी में तैरते दिखाई दिए। सड़कों पर कश्तियाँ चलती दिखाई दी। पानी घरों, मसाजिद, रनवेज़, हस्पतालों में दिखाई दिया। शहर कायद पर बिजली का निज़ाम अब तक ठप है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। नाला लाई में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है, जबकि रावल डैम के स्पिलवेज को एक बार फिर खोल दिया गया है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की इतलात हैं। सवात, कलाम, शिकारपुर, बदीन, ठट्ठा, रोहड़ी और ना जाने कहां कहां पानी का राज है। उधर बलोचिस्तान में भी सैलाब के पेश नज़र हाई अलर्ट है। आज के प्रोग्राम में हम सवाल उठाएंगे कि हम सियासतदानों की पानी पर सियासत भी देखते हैं, सरकार की फुर्तियाँ भी देखते हैं, मगर जिम्मेदारान हर बार की तरह इस बार भी बच निकल देंगे। सवाल जवाब, अंदाजे, तज्जिए, तबसरे, बहस व तकरार सब एक तरफ। हमारा सवाल ये कि कौन है वो जिम्मेदार जिसके हाथों पर हम इन तबाहकारियों से मर जाने वालों का खून तलाश करें। किससे जाकर अपने नुकसानात के अजाले की बात करें, कच्चे घरों की तरफ उंगलियां उठाएं, या अवाम को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए किसकी तरफ जाएं। मुल्क में एनडीए में जैसा इदारा होने के बावजूद हम क्यों खातिर खा इंतजाम नहीं कर पाते? क्यों माहौलियाती तब्दीलियों को अहम मसला नहीं समझा जाता? क्यों बिलियन ट्री सुनामी जैसे इनिशिएटिव्स को सियासत की नज़र कर दिया जाता है? आखिर क्यों? ये और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आज के प्रोग्राम में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं कराची से, अकरम बलोच। सबसे पहले मैं अकरम बलोच की जाने पढ़ता हूँ। अकरम साहब, मुझे आप ये बताइए कि अभी कराची की ताज़ा सूरत हाल क्या है पानी के हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, आलिया जो मानसून की बारिशें रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं और बड़ी तबाही जो है ना वो कराची में हमें नजर आया। और जिसकी तबाही के असरात जो है ना आज भी हमें जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में, नशीबी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जो बस्तियां हैं खासतौर पर नालों और नदियों के गिर्द बसाई गई हैं, वो ये नज़ारा हमें भी अब तक नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें डिफेंस और क्लिफ्टन में ये नज़ारा आज तक दिखाई देता है, जो पोस्ट इलाका है, जो जहां हुकूमत सिंध की अमलदारी नहीं है, ठीक है, आज भी वहां एहतजाज हमें दिखाई दिया। लोग जो है ना 4 रोज तक जी बिल्कुल 4 रोज तक वहां पानी खड़ा था, जिसकी वजह से बिजली की बहाली जो है ना बहुत मुश्किल था। और के इलेक्ट्रिक वालों का आज भी ये दावा है कि जब तक पानी नहीं निकाला जाएगा हम फीडर ऑन नहीं करेंगे। तो आज भी वहां के लोग सफर कर रहे हैं। इसी तरह जो जिला वस्ती है, वस्ती के तकरीबन बेशतर इलाके अब भी जो है ना वो पानी खड़ा हुआ है। इसी तरह कराची के जो दीगर जो मुदाफाती इलाके हैं, कच्ची आबादियां हैं, मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जो अब भी जो है ना वहाँ पानी हमें नजर आता है। पानी हमें नजर आ रहा है। अकरम, मेरे साथ लाइन पर रही, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान ने। शेर ज़मान साहब, आप इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। आपके सामने रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप पार्ट ऑफ दी प्रोविंस हैं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। ये बताइएगा कि इन सारी काविशों, कोशिशों को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या पब्लिक रिलीफ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा? क्या राय है आपकी सर? देखिए जी, मैं इसको इस सारे मामले को जो भी पिछले हफ्ते में हुआ इसको दूसरी नजर से देखता हूँ। और मेरा ये कहना है कि तनकीद हमने भी करी है, हम पे भी तनकीद हुई है, और सब चीजों को मैं कहता हूँ एक तरफ करके इस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए। मैं इस अपॉर्चुनिटी क्यों कहता हूँ कि ये जो तबाही हुई है, इस तबाही से अगर हमने सबक नहीं सीखा और हमने अभी काम नहीं बढ़ाया तो फिर मेरे ख्याल से फिर आने वाली नस्लें भी हमें इसी तरीके से हमारे मरने के बाद भी शायद हमें तनकीद करेंगी। ठीक है, 12 साल पीपल्स पार्टी ने अपनी नालायकी दिखाई है, इस सूबे में कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब काम करना है। हमने भी कड़वा घूंट दिया है तहरीक इंसाफ में। और जिस सियासी जमात को हम करप्ट जमात कहते हैं, जो कि एक फेल्ड जमात है, हमने फिर भी उनके साथ बैठे कराची की खातिर एक कमेटी बनाई है। वजीर आजम साहब ने कुछ चीजें हैं जिनको चूज उन्होंने किया है, हाईलाइट किया कि जिनमें वजीर आजम साहब चाहते हैं कि कराची के उन डिपार्टमेंट्स में काम किया जाए, जैसे कि पीने का पानी है और सीवरेज के निजाम को, स्टॉर्म ड्रेन्स के निजाम को बेहतर करना, और इसके साथ साथ गार्बेज डिस्पोजल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ये 5 से 6 चीजें और जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनकी मुरम्मत।
ये वजीर आजम साहब ने जी, वजीर आजम साहब ने इस पर ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि 3 जो है वो नकाती एजेंडे पे हम काम करेंगे, सारे मसाइल को हल करें। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, क्या ये 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी के कचरा उठाए, लोगों को पीने का पानी पिलाए, स्टॉर्म ड्रेन को ठीक करे, सीवरेज के निजाम को सही करे, रोडों पे बसें चलाएं, ये सारा काम तो बिलावल जरदारी का है ना, जो कि फेल हुए, नाकाम हुए, और बातें उनसे आप करवा लें कि ज्यादा बारिश आते हैं तो ज्यादा पानी आता है। ये तो हाल है इनकी सोचों का। तो एनीवे हमने कर्जा कूट किया है और इंशाल्लाह ताला हम इनको बैठेंगे इनके साथ, और हमने अपने जो बेहतरीन मिनिस्टर थे असद उमर साहब, उनको इनके साथ अटैच करा है। और हमारी शेरजमान साहब ये बताइएगा तो इनको पैसा भी दिया जाएगा, इनको भी मुश्किल है तो उसको भी हल किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शेरजमान साहब ये बताइएगा आप कि ये वादे दावे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट्स हर दौर में करती आई हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और जैसे आपने बताया कमेटी बनाई और उस पर काम जो है वो जारी है। आपको लगता है कि प्रोविंस की आपको सपोर्ट और आपकी जानिब से मुकम्मल सीरियसनेस जो है वो लोगों को भी दिखेगी? देखिए कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास तो कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। कराची का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे पास है। अब हमें इस बात की शायद गर्ज भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्या करती क्या नहीं करती है। हमने कोई आईनी इकदाम नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे इनको सिंध कार्ड खेलने का मौका मिले, क्योंकि इनके पास तो आखिर में वो कि जेब के अंदर छोटी पॉकेट से सिम कार्ड को निकालते हैं। तो हम नहीं चाहते कि गेम में आके हम फंसे, और इंशाल्लाह सुबह सिंध भी हमारा होगा। 2023 के इलेक्शन में आप देखेंगे लोगों की, देखिए ये तो फेल हो गए, इनसे क्या मुकाबला है, पीपल्स किसी को मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं, ये तो अपने दुश्मन है। तो इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो अपने मकसद में भी जरूर कामयाब होंगे। अच्छा शेरजमान साहब, एक चीज़ और ये बताइएगा कि जब बारिशें हुई, तबाहकारियाँ हुई, कराची के हालात अबतर हुए, सिंध पूरे के हालात अबतर हुए, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट एक्टिव हुई, ये इकदाम पहले क्यों नहीं किए जाते? आई मीन जब आपने इस सूरत हाल अबतर होते देखी तो आपने इनिशिएटिव लिया, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे इनिशिएटिव्स माजी में क्यों नहीं लिए गए रिसेंट पास्ट में? देखिए इसमें आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं थोड़ी सी आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहूँगा। जरूर। देखिए हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने क्या काम करना है, और अवाम को ये बताना आपकी भी जिम्मेदारी है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत को उसका जो ड्यू शेयर है, जो उसका फाइनेंशियल पैसा है, जो हिस्सा है, वो उसको देना है। क्या वो जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ नहीं कर रही तो गिरफ्तार से आके पकड़ लें और चीफ जस्टिस की अदालत में जाके खड़ा कर दें। हम तो वफाकी हुकूमत से खुद लड़ रहा हूँ, मैं मेरी उनसे लड़ाई है। मैं कहता हूँ कि एनएफसी के बाद क्या खाली पीपल्स पार्टी को पैसा ही देते रहेंगे? उनसे हिसाब तो लें। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़कात के अकाउंट में भी सिंध के अंदर कहता है कि बेज़ाब्ती हैं अरबों रुपए की। अब ये 12 साल के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि कितना पैसा मिला है, कितना। हमारी भी अकाउंट चेक करें ना, इनके भी करें, इतना मालूम करें कि इनके जालों के पास कैसे अरबपति हो गए, इनके मिनिस्टर्स कैसे अरबपति हैं, इनके चेयरमैन कैसे खरबपति हैं। मतलब ये आज जो निया नाज़माबाद डूबा हुआ है, जो औरंगी डूबा हुआ है, जो यूसुफ को डूबा हुआ है, जो मलिर के अंदर तबाही हुई है, ये सारा पैसा आपको इन सब के जेबों से निकलेगा, क्योंकि आवाम का पैसा आवाम के ऊपर नहीं लगा है, क्योंकि इतने सालों में और नए स्टॉर्म ड्रेन नाले नहीं बने, क्योंकि इनकी इर्द गिर्द दीवारों पर नहीं खड़ा किया गया, क्योंकि कचरा जो है वो जाम छाकड़ा नहीं पहुंचा, नालों के अंदर वहां पे जाके फेंकते रहे। इन सारी वजूहत की बिना के ऊपर तो जनाब आज जो है ये हालात हैं। आज अकरम बलोच जो है ना, अगर कहीं ट्रैवल करना चाहें तो उनको अपनी गाड़ी जाती इस्तेमाल करनी पड़ती है। खुर्रम शेख जमान को भी कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है। नासिर शाह ने कहा था कि 10 बसें हम 100 बसें लेकर आएंगे, 10 बसें भी नहीं लेकर आ सकते जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे। 12 साल में पीपल्स पार्टी की 12 बसें नहीं है कराची शहर के अंदर, 12 बसें। मैं तो कहता हूँ इनको पूरा सूबा भी माफ कर दें, शहर भी माफ कर दें। 12 साल में 12 बसेस नहीं है पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा खुर्रम शेख जमान साहब। मैं बढ़ता हूँ अकरम बलोच की जानिब। अकरम साहब मुझे आप ये बताइएगा कि जो ये सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपने रिपोर्ट किया और गुज़िश्ता कई सालों से आप रिपोर्ट करते आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को, इस सारी डेवलपमेंट्स को, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई बेहतरी होगी? देखिए डॉक्टर साहब, अभी खुर्रम शेख जमान जो बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव लिया गया और ये यकीनन कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है, एक ब्रेक थ्रू है। मैं तो उसको ब्रेक थ्रू कहूँगा कि वफाक और सिंध हुकूमत जो है ना वो मिल बैठे हैं और तमाम सियासी इख्तिलाफात को बालाताक रखकर अब कराची की तरक्की और तामीर की बातें होने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात नीयत साफ होनी चाहिए। देखिए ना, अगर आपकी नीयत साफ है और आप वो तमाम पुरानी बातों को भुलाकर आगे का सोचेंगे तो फिर काम आगे बढ़ेगा। अगर नीयत साफ नहीं है और फिर इल्जाम तराशियों का सिलसिला दोनों तरफ से बैठ भी रहे हैं, लेकिन बाहर आकर फिर सियासी बयानात भी हो रहे हैं, जिससे अवाम में अभी तक फिर वही मायूसी फैलेगी ना। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने तमाम इख्तिलाफात बाला ताक रखे हैं,
तो मतलब इल्जाम तराशियों का भी सिलसिला खत्म होना चाहिए। आलिया जो बारिशों की तबाही हुई है, इसमें यकीनन हुकूमत सिंध जिम्मेदार है, लेकिन ये एक आम बारिशें नहीं थी, ये एक डिजास्टर था कराची के लिए। इस एनडीएम में कहाँ है ये? एक तो अकरम बलोच साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने मैं ज्वाइन किया है, आपकी जानिब में वापस आता हूँ। वेलकम टू द शो खोसा साहब। सर, सारी सूरत हाल से आप आगाह हैं, लम्हा ब लम्हा आप तक अपडेट्स आ रही होंगी टीवी स्क्रीन से लेकर, और आपके जितनी मैन पावर है आपको इन्फॉर्म उन्होंने रखा होगा, आप यकीनन इस पर बहुत कुछ कर रहे होंगे। सवाल मेरा सर आपसे ये है कि इस सारी सूरत हाल में पब्लिक जो है वो सफ़र कर रही है। आज भी कंटोनमेंट पे आपने तमाम दिन हमने देखा जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस तरह लोग अपने मसाइल लेके खड़े थे, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस, ख़बरें और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे मवाद हमें नज़र आया जिसमें लोगों की उस कंडीशन को दिखाया गया जो विच इज़ वेरी मिजरेबल। आप इस सारी सूरत हाल पर सर क्या कमेंट करते हैं, और हम रिलीफ में इतने लैक क्यों कर रहे हैं? हमने इसकी प्री प्लानिंग क्यों नहीं की इस सारी सूरत हाल की? हर साल हम इसको होते देखते हैं सर। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कराची में। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया सारी यहाँ आबाद हुई है, और ये जो अर्बनाइजेशन का अंसर है ये बहुत बेहंगम तरीके से फैला है, और आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये हो रहा है। और आपको इल्म ही है कि कितना अरसा जो है ये, जब एक माशाल्लाह जनरल औलाद साहब ने जो एथनिक डिवाइड और सेक्टेरियन डिवाइड जो पैदा की और जिस अंदाज से एनडीएम को बनाया गया वो भी आपके सामने है। और फिर ये बुनियादी तौर पर मसाला ऐसा है जिसमें वफाक का बहुत ज्यादा दखल अमल है, क्योंकि आप देखें कि रेलवे जो है किसके तहत है? ये रेलवे जो है ये वफाक के नीचे है, और जो रेलवे के जितने वो थे अपना उन सारों पर कब्जा जो है एमक्यूएम के ही जमाने में जिस अंदाज से हुआ है वो आज तक खाली नहीं कर पाए हैं। और आज की जो है चीफ जस्टिस साहब जो है इसके बड़े कोशिश हैं कि किसी तरीके से ट्रैम का जो है वो आगाज हो सके। इसी तरह आप अगर देखें तो रेलवे के अलावा देखें तो ये कैंटोनमेंट या डिफेंस या ये जो DHAs है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जो अफेयर्स पता नहीं कहाँ तक पहुंच गया है, वो DHA भी कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, और ना ही वो सिविलियन उसके तहत है उसके तहत। फिर आप देखें कि पोस्टल है या दूसरी है, आपकी जितने मरकज के महकमे हैं और उनकी अगर आप कोठियां और दफातर को देख लें तो वो भी मरकज से ताबे आती हैं। तो ये बेहंगम जिसका तरह से ऑर्डिनरी आम ग्रोथ हुई है, उसी तरह से आपका जो सरकारी स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरीके से फैला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वापदा को ले लीजिए, सॉरी वापदा का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी किसके, वो भी वफाक के नीचे आती है, वो सूबे के कंट्रोल में नहीं है, ना कभी थी। और उसमें वफाक का कितना एक तावन करता है जब आपका सूबा और हुकूमत से हो और वफाक दूसरी हुकूमत से हो, तो हमेशा एक सोतीलेपन का सलूक किया गया है, चाहे वो पिछली हुकूमतें थी। जो ड्यू शेयर है हम प्रोविंस का उसको दे देते हैं, आगे प्रोविंस 18वीं तरमीम के बाद वो मजाज है कि वो अपने फैसले खुद ले और उस पर अमल दरामद खुद करे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो वफाक ने अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जी मैं 3 निकात पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूंगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध के साथ मिलकर। सो वफाक हमारे साथ शेर जमान साहब मौजूद है लाइन पे, वो कहते हैं हमारी मुकम्मल सपोर्ट है, हमने कमेटी बनाई है और इस मरतबा हम प्रोविंस के साथ मिलकर जो है वो काम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप वफाक को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपने अभी जिस तरह के बयान किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दुरुस्त है कि हम इसका मुकम्मल जिम्मेदार वफाक और फैलती आबादी को ही ठहराएं, कि हमें उन इदारों की तरफ उन सहूलियात और उन कोशिशों की जानिब नहीं उंगली उठानी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए जो बनाए गए इसके लिए हैं? NDMA जैसा जिस तरह इदारा है जो प्रोविंस लेवल पर भी काम करता है, मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज भी आप देखें कि CBC के बाहर जो है कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर लॉन्ग प्रोटेस्ट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। मोहतरम इमरान खान साहब कहते कुछ हैं और उसके बाद करते बिल्कुल उसका बरक्स करते हैं। यूं कैन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर लिखा जाए तो जितने इन्होंने न्यू टर्न किए शायद ही किसी हुक्मरान ने किसी और मुल्क में किया हो। तो इन पर पहले तो एतमाद नहीं आता है कि ये जो है ताबन करने को तैयार है, लेकिन ये माने कि ये सूबे का
दस्तरस में है और ये मुआवजत हमारी उस अंदाज से करेंगे। एनएफसी अवार्ड के फंड्स पर ये देते नहीं है। मुझे बताएं कि वो महासर जो एनएफसी अवार्ड में और 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी एक रूह बनी आइन की, और ये उसी तनाजर में बनी कि आपने एक सूबे का इस्तेफाल किया और बिलाखिर वो बगावत से हटके वो या एक अलर्जी की सूरत में आपका मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बना। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे लतीफ़ खोसा साहब। शुक्रिया आपके टाइम का। खुर्रम शेर जमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। अकरम बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बढ़ते हैं एक ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी और हम डिस्कस करेंगे कश्मीर में जो सूरत हाल हुई है भारतीय मज़ालिम के हवाले से, उसको डिस्कस करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। प्रोग्राम में हमारा आज का दूसरा मौजू मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम। मोदी सरकार ने एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। 5 अगस्त 2019 से लगे कर्फ्यू को 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। दिन ब दिन कश्मीरियों के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। कहीं किसी को जान से मार दिया जाता है तो कहीं जब दिल चाहे किसी को उठा लिया जाता है। रिलीफ के नाम पर बहुत सारी कोशिशें तो की गई, लेकिन कहीं किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से कल 10 मुहर्रम के जुलूस में पुरतशद्दुद वाक़यात की वीडियोज़ पूरी दुनिया ने देखी है, सोशल मीडिया पर भी आई। पैलेट गन, टीयर गैस का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। कश्मीरी मीडिया सेल के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में अब तक 10 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। उधर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली पुलिस ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। भारत के मुसलमान बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं। रिपोर्ट में हंगामों की वीडियोज़ का और फायरिंग का फोरेंसिक का जिक्र भी किया गया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि पुलिस ने मुश्तल गिरोहों को इमलाक को नुकसान खुद पहुँचाया और उसकी इजाज़त दी। भारत सरकार ने रवां बरस फरवरी में CAA नामी एक मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवाया, जिसके बाद नई दिल्ली में मुसलमान समेत दीगर अक़लियतों ने पुरअमन एहतजाज किया और एहतजाज के नतीजे में तकरीबन 53 लोगों को जो है वो लुक़मा अजल बनाया गया, जिनमें ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो मुसलमानों थी। हमारा आज का सवाल ये है कि मोदी सरकार किस जानिब बढ़ रही है, इस खित्ते का अमन किस जानिब बढ़ रहा है। आलमी अदालतें इस पर क्या कर रही हैं, OIC इस पर क्या कर रहा है, खलीजी रास्ते इस पर क्या कर रही हैं। पाकिस्तान तनहा कोशिशों में लगा है और बरमला इसका बार बार हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा इसका जिक्र कर रहे हैं कि इस मसले को इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो पहुँचना बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनल इंटरवेंशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर गिलानी श्रीनगर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गिलानी साहब, इस सारी सूरत हाल से आप बिल्कुल अपडेटेड हैं और आपने देखा कि किस तरह भारतीय फोर्सेस ने कल भी शब आशूर और मजलिस इमाम हुसैन जो हो रही थी रज़ी ताला अन्हो, और इसके अलावा जो वहाँ पर प्रोसेशन चल रहे थे मुहर्रम पे, उस पर उन्होंने झिझक जो है उन्होंने फायरिंग की, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। सारी सूरत हाल पे आप कैसे कमेंट करते हैं, अभी क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है? देखिए, 1 साल कभी जो हुआ गुज़श्ता अगस्त 5 तारीख को जो हुआ वो सबको पता है। उसके बाद से यहाँ कोई भी, चाहे वो मजहबी तकरीब हो या कोई भी सियासी तकरीब हो या किसी भी तरह की जो गैदरिंग है उस पर एक तरह से पाबंदी आयद थी और किसी भी तरह से लोग अपने जज्बात को वेंट आउट करने के लिए उनके पास कोई ज़राया नहीं थे। तो ये पहला मौका था जब मुहर्रम के वसातत से लोग बाहर आए, जो मुसलमान बाहर आए, खासकर जो इलाके हैं कश्मीर में बडगाम, बेमिना और जड्डीबल श्रीनगर में। तो उसके बाद जो ही वो सड़कों पे निकल आए, हालांकि उन्होंने पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा था, लेकिन उसके बावजूद एक बेतहाशा जो उन पे जुल्म ढाया गया और जिस तरह से उन पर पैलेट फायरिंग की गई। बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पे पैलेट्स लगे। 40 से ज़्यादा जो बच्चे थे वो ज़ख्मी हो गए। बिल्कुल नौजवान एक ख़ास एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। और यहाँ के लोग तो बस इसको यही देखते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे वो मजहबी एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो, सियासी बात हो या कोई भी नॉर्मल जर्नलिस्ट का लिखना हो,
तो सब पर एक तरह से जो कदगने लगी हैं वो इस कदर खौफनाक है और इस कदर खौफ के जो साए हैं वो इस कदर वहशतनाक है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं इन नौजवानों से जो मुहर्रम के सिलसिले में, हालांकि वो कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स लेके वहाँ नहीं थे, वो बिल्कुल अपने जो मजहबी उनके रिचुअल्स थे उनको अदा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन पर बहुत ज़्यादा जो है सितम ढाए गए। और ये पैगाम यही था कि अगर आप देखें जो भारत में अयोध्या के मकाम पर 5 अगस्त को भूमि पूजन कराई गई, इसी तरह भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारे जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनके त्यौहार हैं, वो बिल्कुल धूमधाम से मनाए गए। लेकिन सिर्फ जो है मुहर्रम, और ये आज की बात नहीं है बल्कि पिछले 30 साल से मैं आपको बताता चलूं कि 30 साल से मुहर्रम के जो जुलूस हैं, जो ट्रेडिशनल रिवायती जुलूस होते थे, लाल चौक में उनके जुलूस होते थे, उन पर पाबंदी 30 साल से है। अब छोटे छोटे हिस्सों में कुछ जगहों पे अलाउ करते थे, लेकिन इस बार उस पर भी इस कदर जो है जुल्म ढाया गया कि एक तरह से पैगाम है कि कश्मीरी कोई भी हो, वो किसी भी जो है तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, उसको एक्सप्रेशन का हक़ नहीं है। आप मेरे साथ रहिए कभी। मैं बढ़ता हूँ आसिफ दुरानी साहब की जानिब। दुरानी साहब, सर ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है और इस पे आप एक नज़र रखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट शाया की है जिस पे उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्वा है, जो मोदी ऑपरेशन है, वो ना सिर्फ कश्मीर में है बल्कि वो बहुत ज़्यादा हद तक विद इन इंडिया भी है, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स को आफ्टर CAA प्रोटेस्ट डेलिब्रेटली जो है वो निशाना बनाया गया और उसमें गालिबन 50 से ज़्यादा अमवात भी हुई। आप इस सारी सूरत हाल और इस ऑपरेशन को या इस मोदी मैडनेस का अगर वर्ड यूज़ किया जाए, इस पे आप क्या राय रखते हैं सर? जी, आपने खुद इसका जो है अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिया के अंदर एक जो नई पीढ़ी चली है हिंदुत्व की जी, उसने एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है इंडियन पॉलिटिक्स में और अब जो मेजॉरिटिज्म है वो ही रूल कर रहा है इस मुल्क के अंदर और ये गुज़िश्ता 6 साल से बरसर इक़्तिदार है और इसके नताइज अब ये निकल रहे हैं कि एक यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, इवन दलित हैं, वो भी इस माइनॉरिटी का दर्जा रखते हैं क्योंकि वो अछूत हैं और उनके इंडियन जो समाज है उसके अंदर खासकर जो ब्राह्मणिक जो आइडियोलॉजी है उसमें उनकी हैसियत जो है वो बिल्कुल निचले तबके की है। तो इस इन तमाम ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए अब इंडिया में रहना जो है एक आज़ाब से कम नहीं और वो अब अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लेम करता है कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये अब सेकुलर नहीं रहा किसी तरह से भी। और आपने ये भी देखा कि गुज़िश्ता दिनों ये जो जैसे गौहर गिलानी साहब ने फरमाया, ये जो इस साल जो 5 अगस्त को जो इन्होंने पहली एनिवर्सरी थी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो उन्होंने लॉकडाउन किया और जिस तरह का उन्होंने वहाँ पे जो सिलसिला कायम रखा, उसका उन्होंने जलती पे तेल का काम ये किया कि जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसकी बुनियाद रखी, उसका इफ्तिताह उन्होंने उस दिन किया। यानी ये जलती पे तेल का काम करने वाली बात है। और ये कश्मीर चूंकि मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है और उसमें भी उन्होंने एक तरह का ये मैसेज दिया। फिर कश्मीर के अंदर जब उन्होंने ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का सिलसिला शुरू किया है, जिसका मतलब ये है कि जो कश्मीरी लोग हैं उनको माइनॉरिटीज़ में तब्दील कर दिया जाए, ऐसे ही कर दिया जाए जैसे रेड इंडियंस का हाल अमेरिका के अंदर हुआ। और ये वही टैक्टिक्स हैं जो इजराइल पैलेस्टाइन में रवा किए, वो अपनी सलामी टैक्टिक्स के ज़रिए वो जो है पैलेस्टीनियंस को या तो उन पे इतना जुल्म करते हैं कि वो हिजरत पे मजबूर हो जाएं बाहर के मुल्कों में और उनको इस काबिल कर दिया जाए कि वो किसी तौर पे भी जो है सर उठाने के काबिल ना रहें, और दूसरी तरफ जो है उनको ये यानी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को तबाह कर दिया जाए। तो इंडिया के अंदर भी जो मुसलमानों के साथ जो रवैया रवा रखा है, इंडियन में मुसलमान पहले ही पिसे हुए हैं, उनकी जो है अपनी कोई हैसियत ही नहीं है।
अगर वो क्लेम करते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो आप यकीन करें उनका 1% जो इंडिया की आबादी, उनका शेयर जो है किसी तौर पे नहीं है। हालांकि कहने को वो 15% बनते हैं इनकी पॉपुलेशन का, लेकिन उनका शेयर नेशनल इकोनॉमी में या नेशनल जो वो है स्टेट क्राफ्ट है उसमें शेयर उनका नहीं है। मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, आप मेरे साथ लाइन पर रहिएगा दुरानी साहब। बढ़ता हूँ मैं रवि श्रीवास्तव साहब के साथ। रवि साहब ये बताइएगा सर कि मोदी सरकार को इस सारी चीज़ का क्या फ़ायदा, जबकि पूरी दुनिया बरमला ये कह रही है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मोदी, अमित शाह यानी उनकी पूरी उस कैबिनेट को है, जो वो ऑपरेशन उन्होंने विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कश्मीर में उन्होंने एक बर्पा कर रखा। और जबकि अब चाइना के साथ भी आप देखिए, आपके सामने लद्दाख से लेकर और अभी तक जो चल रहे हैं इकनॉमिक ट्रेड, उसमें इंडिया जो है वो बुरी तरह पिट रहा है। आप इस सारी सूरत हाल से ज़्यादा मैं ये जानना चाहूँगा कि मोदी मैडनेस को आप कैसे कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? श्रीनगर में हुआ, अब मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करता हूँ। वो एक तरीके की हैवानियत है और दरिंदगी है, क्योंकि जो लोग एक पीसफुल जुलूस निकाल रहे थे, प्रोसेशन निकाल रहे थे, उन पे इस तरह से पैलेट गन से हमला करना, हैंड ग्रेनेड, टीयर गैस चलाना, ये सब चीज़ें इंसानियत में नहीं कहीं आती हैं और बहुत ही गलत हरकत है ये। क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन श्रीनगर में, कश्मीर में पिछले 1 साल से चल रहा है। और जहां तक सवाल मोदी मैडनेस का है, ये आपने एक बहुत सही फ्रेज जो है वो बताया है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हकीकत ये है कि सरकार ये सोचती है कि पहले जो 5 साल के बाद वो दोबारा जीत करके आए, वो हिंदुत्व की वजह से आए। क्योंकि देश में जो हिंदुस्तान की जो आबादी है वो अभी जिस तरीके से डिवाइडेड है, 85-15% और दलित, क्रिश्चियंस, इस तरीके का उनमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हिंदुओं का है। और सरकार के जो लीडरान हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि उस तबके को पूरी तरह से पोलराइज्ड रखा जाए। पोलराइज्ड मतलब वो एक तरीके का उनका पूरा एक वोट बैंक बना हुआ है, और वो वोट बैंक एन मास वोट करता है आकर के। इसकी वजह से एक मेजॉरिटिज्म जो है वो जीत जाता है। और यहाँ पर भी पूरे मुल्क में यही एक सेंटिमेंट हर जगह है। लेकिन रवि साहब, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो इंडिया को हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो एक एग्रेसिव ऑपरेशन वाला जो इमेज, एक्सट्रीमिस्ट कंट्री वाला जो एक इमेज आ रहा है, उससे शायद इनकी पार्टी को तो फ़ायदा हो, लेकिन ओवरऑल कंट्री जो है उसको लेके तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अब रेज हो रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये को फ़ायदा उनकी पार्टी को तो शायद है, लेकिन मुल्क को उस तरह तो नहीं हो पा रहा। आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान एक तरीके से आइसोलेट हो रहा है, और आइसोलेट होने का मतलब ये है कि और तो छोड़िए, आप जो ओआईसी नेशंस हैं वो तो छोड़िए, इवन जो उनके पड़ोस में हिंदू नेशन है वो भी उनके साथ नहीं है। इवन जो नेपाल है, जो हिंदू नेशन है, वो भी उनके साथ नहीं है। भूटान उनके साथ नहीं है। तो ये शो करता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर जो मोदी की पॉलिसीज हैं वो मुल्क को फायदा नहीं पहुंचा रही है, और पार्टी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो एक तरीके का एक शॉर्ट टर्म नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं ये हिंदुत्व वाला, वो लॉन्ग टर्म में देश को फायदा पहुंचाने वाला नहीं, फायदा पहुंचाने वाला नहीं। मैं आपकी जानिब बढ़ता हूं अभी गौहर गिलानी साहब की जानिब। गिलानी साहब, ये बताइएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी, आपने पढ़ी होगी, क्या कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि आने वाले वक्त में एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन या ऐसे दुनिया के बड़े इदारे जब कॉन्टीन्यूस रिपोर्ट करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, कुछ मेजर्स लेने का कहेंगे, तो कोई बेहतरी आ सकती है? मोदी को कोई नकेल डालने वाला आ सकता है, कुछ एक्शन हो सकता है, या ये सिर्फ बातें हैं? देखें, मैं सुन रहा था जो इससे पहले भी स्पीकर्स थे, उनकी बातें मैंने सुनी। देखिए, नेपाल, भूटान या इस तरह के जो ममालिक हैं, बांग्लादेश, इनको कहा जाता है एक तरह से कि ये अपेंडेजेस हैं इंडिया की, और ये दुनिया में जो जैसे हम ग्लोबल रिलेशंस जो हैं उनमें बड़े बड़े ममालिक है वो काउंट करते हैं। ऐसे आपको ये समझना होगा कि भले ही इंडिया के इस वक्त रिलेशन अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग चाइना अगर ख़राब हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको देखना पड़ेगा कि जो यूएस और भारत की जो पार्टनरशिप है विद द एम टू कंटेन चाइना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते।
उसमें ये एक बड़ा एक तरह से जो कोल्ड वॉर 2 की हैसियत एक तरह से है इस वक्त। और आज बिल्कुल फ्रेश जो इंकर्शंस की रिपोर्ट आई है साउदर्न पैंगोंग लेक से, और उस जिस तरह से यूएस की जो एक यूएस की बैकिंग है पूरी इंडिया को, और सऊदी अरेबिया ने आपने देखा या यूएई ने किस तरह से, मिडिल ईस्ट भी एक तरह से डिवाइडेड है, ओआईसी की कंट्रीज भी कुछ, अगर आप एक तरह से बन रहा है मलेशिया और जो आपका टर्की या ईरान, उनका एक स्टैंड है कश्मीर पे, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो ये बिल्कुल एक डायनामिक्स उसको समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें इकोनॉमिक रिलेशन, जो इकोनॉमिक रिलेशन है, जो वो ट्रेड है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है। जर्मनी को फोक्सवागन बेचनी है, फ्रांस को रफेल बेचनी है, इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो सबसे रिलेशंस पे इस वक्त हावी है। मैं करती है लेकिन एक बात मैं आप बहुत जरूरी समझता हूँ जो कह रही है, वो ये है कि आजकल जो हिंद नवाज जमातें हैं या जो भारत नवाज जमातें हैं, वो तक ये कह रही हैं कि इस वक्त कश्मीर में फ्रॉम एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या चीफ सेक्रेटरी है या इवन जो डिवकॉम्स हैं कश्मीर में, जम्मू में, और सीनियर पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो सारे नॉन मुस्लिम्स और नॉन कश्मीरीज हैं। और इस तरह से एक जो मृदु रे ने किताब लिखी थी कि हिंदू रूलर्स मुस्लिम सब्जेक्ट्स, और एक बड़ी तेजी से जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हो रही है कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया कि कश्मीर में इतनी तेजी से जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बहुत चेंज हो रहे हैं, उसमें बाकी स्टेटमेंट्स, एमनेस्टी, HRW, दिस काउंट्स फॉर नथिंग। दिस काउंट्स फॉर नथिंग। दुरानी साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान की कोशिशें कश्मीर के हवाले से सफिशेंट हैं या नहीं, और अगर हैं तो इससे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और वो कोशिशें अब तक जो हुई हैं यकीनन उस पर कोई सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप देखें तो फिर जो इसके जो एक हॉरिबल नताइज निकल सकते हैं वो जंग की सूरत में है। तो एक ऑप्शन जंग का मौजूद रहता है और हर वक्त रहता है, और इंडिया ने तो पिछले साल पुलवामा के वाक़े के बाद जो न्यू नॉर्मल शुरू किया है, तो उसमें उन्होंने एक तरह से इसकी तरफ एक जो है कदम बढ़ाया है। तो सूरत हाल बहरहाल गंभीर है, और उसमें आप जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर वो पीसफुल ऑप्शंस होते हैं, उसकी कोशिश होते हैं, और उसमें ये कश्मीर का इशू मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली आफ्टर द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन फर्स्ट टाइम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खुसूसन मीडिया ने जो है उसको बहुत ज़्यादा उजागर किया। हालांकि पहले जो है इंडिया में कोशिश होती थी कि इसको इंटरनेशनलाइज ना किया जाए, और इंडिया की यही कोशिश होती थी पाकिस्तान के साथ भी कि ये हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अब उन्होंने, इंडिया ने खुद ही मौका दिया, खासकर मिस्टर मोदी के आने के बाद से। और इसलिए मैं आपके इशारा कर चुका हूँ कि अगर पुरअमन तरीके की आप बात करते हैं तो उसकी तरफ हाँ, ये एक ज़रा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें बहरहाल अगर हमने जंग का ऑप्शन को रोल आउट करना है तो तब फिर ये ड्यूरेबल प्रोसेस भी होगा, लेकिन देर पा होगा, और लेकिन देर लगेगी इसमें। अमन का प्रोसेस जो है वो देर पा है और उसमें वक्त लगेगा। जंग की सूरत में चीज़ें जो है वो बिगाड़ की तरफ ही बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। हमें ज्वाइन किया था गौहर गिलानी साहब ने, हमें ज्वाइन किया श्रीवास्तव ने, और ज्वाइन किया था एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब ने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।